वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम इफ्रिक वन चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़ का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड रिवैल्यूएशन मॉडल पर यह क्वेश्चन बेस करता है। क्वेश्चन का डाटा यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड हैड इंस्टॉल्ड अ प्लांट इन 2005 for generation of electricity from garbage collected by the civic agencies. WML had signed an agreement with the government for allotment of a plot of land free of cost for 10 years. However, WML has agreed to restore the site at the end of एग्रीमेंट। तो लैंड बेशक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन उसकी ऑब्लिगेशन जो है रेस्टोरेशन की वो रिकॉर्ड हो रही होगी। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट वॉज ₹80 million. It is estimated that the site restoration cost would amount to ₹10 million. तो ये 10 मिलियन का आपका एस्टिमेट है कि एट द एंड ऑफ द प्लांट्स लाइफ आपको 10 मिलियन की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी रेस्टोरेशन के लिए। It is the policy of the company to measure its plant and machinery using the revaluation model. When the plant commenced its operation on April 1, 2005, the prevailing market-based discount rate was 10%. तो यानी जो 10 मिलियन का हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो इस 10% की बेस पर करेंगे। On 31st March 2007, the plant was revalued at 70 million including site restoration cost। तो ठीक है, इंक्लूडिंग ही होनी चाहिए, तो इसमें हमें 70 के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। On March 31, 2009, prevailing market based discount rate had increased to 12%। तो रेट चेंज हो गया। उसके बाद ऑन मार्च 31, 2011 एस्टिमेट ऑफ साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट वाज रिवाइज टू 14 मिलियन। तो एवरी 2 ईयर्स के बाद कुछ ना कुछ हम चेंज नोटिस कर रहे हैं कि पहले रिवैल्यूएशन करनी पड़ रही है, उसके बाद रेट चेंज हो रहा है, उसके बाद कैश फ्लो का एस्टिमेट चेंज हो रहा है। Useful life of the plant is 10 years and WML follows straight line method of depreciation. Appropriate adjustment have been recorded in the prior years, that is up to March 31, 2010. Prepare accounting entries for the year ended March 31, 2011 based on above information in accordance with IFRS. अब इसमें इशू ये है कि बेशक मार्च 31 तक एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन जब तक हम अमाउंट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे फ्रॉम अप्रैल 1, 2005 टू मार्च 31, 2010, तब तक हम 2011 की सही अमाउंट्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। आल्दो कि हम एसेट और प्रोविजन की वैल्यूज़ तो क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस में और रिवैल्यूएशन सरप्लस में क्या इफेक्ट जा रहा होगा वो तभी प्रॉपरली कैलकुलेट हो सकता है जब हम फ्रॉम द बिगनिंग अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम जो है हर 2 ईयर्स के इम्पैक्ट को एक वक्त में देख रहे होंगे। सो फॉर द टाइम बिंग हम इस डाटा को इनिशियली अभी फोकस कर रहे हैं कि हम प्लांट की इनिशियल कॉस्ट 80 मिलियन, प्रोविजन का एस्टिमेट 10 मिलियन, डिस्काउंट रेट 10%, लाइफ 10 ईयर्स, और इसकी बेस पर अप्रैल 1, 2005 से हम स्टार्ट करेंगे और 2007 यानी 2 ईयर्स कंप्लीट होने पर एसेट को 70 मिलियन पर रिवैल्यू करेंगे। तो हमने एसेट को इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट करना है, 2 ईयर्स तक लेकर जाकर फिर हमने उसको 70 मिलियन पर रिवैल्यू करना है। ये हमारा पहला स्टेप है और इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2005 को हमारा एसेट 80 का और 10 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे 10% के रेट पे 10 ईयर्स के हिसाब से, तो वो आती है 3.855। तो एसेट की कॉस्ट में इसको भी ऐड कर देंगे तो हमारा एसेट 83.855 का हो जाएगा और प्रोविजन अपनी वैल्यू 3.855 पे रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो एसेट की ये वैल्यू जो 83.855 है, इसको अगर 10 ईयर्स पर हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट करते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है 8.386। इंटरेस्ट इसी तरीके से अब हम क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 3.855 पे 10% का रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस टाइम पर एक साल गुजरने के बाद 31 मार्च 2016 को हमारे पास एसेट और प्रोविजन की वैल्यू आ जाती है। अब रिवैल्यूएशन क्योंकि 2007 के एंड पर हो रही है तो हमें एक साल और आगे चलना है, हम फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और अब जो एसेट की रिमेनिंग वैल्यू है वो 75.470 है और रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर्स है। इस बेसिस पर डेप्रिसिएशन वंस अगेन 8.386 आ जाएगी और क्योंकि अभी तक कोई एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ तो अगर आप प्रीवियस कैलकुलेशंस भी करते तो वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम ही होते हैं। अब प्रोविजन के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस अमाउंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे।
तो 10% इंटरेस्ट आ जाएगा 0.424 और हमारे पास 31 मार्च को एसेट की वैल्यू आ जाती है और प्रोविजन की वैल्यू भी आ जाती है। बट ये वैल्यू फाइनलाइज नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर एसेट की रिवैल्यूएशन हुई है और रिवैल्यूएशन होने के बाद हमारा एसेट जो है वो शो हो रहा है 70 मिलियन का। जब एसेट 70 मिलियन का शो हो रहा है तो इट रिफ्लेक्ट्स के हमारे पास रिवैल्यूएशन का गेन आएगा क्योंकि हमारा एसेट 70 से कम पर रिफ्लेक्ट हो रहा था इस रिवैल्यूएशन से पहले। तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा 2.916 और यही इफेक्ट जो है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर भी शो कर दिया जाएगा क्योंकि गेन IAS 16 के मुताबिक अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है। सो इसके बाद हम सिंपली टोटल्स कर लेंगे तो हमारा 2005 से लेके 2007 तक की फिगर्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमने जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करना होगा जो हमारी फिगर्स हैं और इनको लेकर हम अगले 2 साल की कैलकुलेशन पर चलेंगे। तो क्वेश्चन के डाटा को दोबारा देखते हैं। तो क्वेश्चन में 2007 के बाद जो चेंज है वो 2009 के एंड पर है और वो चेंज ये है कि प्रिवेलिंग मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट हैड इंक्रीज टू 12%, जो कि पहले रेट 10% होता था वो इंक्रीज होके 12% हो गया है। तो यहाँ पर हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मज़ीद कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो बाकी चीज़ें हम वैसे ही लेकर चलेंगे। सो ये वैल्यूज हमारे पास हैं 31 मार्च 2007 की रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को डालने के बाद। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो एसेट हमारा 70 पे रिवैल्यू हुआ है, 8 ईयर्स उसकी रिमेनिंग लाइफ है, इस हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन 8.75 आ जाएगी। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और एसेट रिवैल्यूड है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी हमें लेना चाहिए। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी बिल्कुल वैसे लेना चाहिए जैसे डेप्रिसिएशन का लिया है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी 8 ईयर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में 0.364 का ट्रांसफर हो जाएगा जिससे रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अभी तो 10% ही रेट है क्योंकि जो रेट है वो 2009 के एंड पर जाकर चेंज हो रहा है। तो हम 4.665 पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 0.467 और यहाँ पर हमारे पास एक साल बाद 31 मार्च 2008 को जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट हो जाती हैं। नाउ वंस अगेन क्योंकि चेंज जो हमें इनकॉर्पोरेट करना है वो 2009 के एंड पर है तो पहले हमें 2009 के एंड तक की वैल्यू पे जाना है। तो हम फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और अब हमारे पास 61.25 को रिमेनिंग 7 ईयर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 8.75। डेप्रिसिएशन के बाद हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेना होगा। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी हम वैसे ही लेंगे जिस तरह से हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है। तो ओवर 7 ईयर्स इसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। 2.551 को ओवर 7 ईयर्स जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाती है 0.364। इतनी अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगी जिससे रिवैल्यूएशन सरप्लस मजीद कम हो जाएगा। इसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5.132 पे जिस पे हम 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 10% इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 0.513 और इसके बाद हमारे पास 31 मार्च 2009 की वैल्यूज आ जाएंगी बिफोर इफेक्ट ऑफ एस्टिमेट चेंजेस। अब एस्टिमेट चेंजेस को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारे पास डिक्रीज इन प्रोविजन का इम्पैक्ट है क्योंकि जब डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितने से कम होगी उसके लिए हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा जो प्रीवियस एस्टिमेट था वो था कि 10 मिलियन लगेंगे 10% के हिसाब से और 6 ईयर्स रिमेनिंग थे। लेकिन अब हमारा जो एस्टिमेट है वो ये है कि 10 मिलियन लगेंगे लेकिन 12% के हिसाब से, ईयर्स वही हैं, 6 ईयर्स के बाद ही हमारी ऑब्लिगेशन सेटल होनी है। तो जो डिफरेंस इन दोनों वैल्यूज़ का आएगा दैट इज़ 0.578। तो प्रोविजन जब डिक्रीज हो जाएगी तो उसके इम्पैक्ट क्या होगा। प्रोविजन जब डिक्रीज होती है तो प्रोविजन को हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को। अब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जब ये इफेक्ट चला गया तो अब हमें 31 मार्च 2009 की वो फिगर्स हमारे सामने आ जाएंगी जो इस एस्टिमेट के चेंज के बाद हैं जिसमें प्रोविजन डिक्रीज हो चुकी है और डिक्रीज इन प्रोविजन का इम्पैक्ट भी ये हुआ कि हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्रीज हुआ यानी इसमें इजाफा हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 31 मार्च 2009 तक की आ गई हैं लेकिन हमने 2011 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर मजीद चेंजेस देखते हैं कि वो क्या हैं। तो 2009 के बाद जो फर्दर चेंज आ रहा है वो 2011 के एंड पर आ रहा है और उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो 14 मिलियन पर रिवाइज हो रही है जो कि पहले आपकी अमाउंट 10 मिलियन होती थी। तो वो चेंज होके 14 मिलियन पर जा रही है। तो अब इस इम्पैक्ट को जब हमने इनकॉर्पोरेट करना है तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा।
तो अब हमारे पास 31 मार्च 2009 की फिगर्स हैं जो कि 52.5, 5.066 और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 2.765 है। तो इसमें अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 52.5 को 6 ईयर्स पर जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन 8.75 की आ जाएगी। इसके बाद हमें सिमिलर वे में इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। 2.765 पे सेम 6 ईयर्स जो हमने डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ किए, तो 0.461 की हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाती है। ये अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेनिंग में ट्रांसफ़र कर देंगे जिससे रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि 5.066 पर कैलकुलेट होगा। 12% के हिसाब से प्रीवियसली हम 10% पे कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब एस्टिमेट चेंज हो चुका है, तो अब हमें 12% के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 0.608। इसके बाद हमारे पास 31 मार्च 2010 की वैल्यूज आ जाती हैं। 31 मार्च 2010 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्चुअल हमें जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है वो 31 मार्च 2011 के लिए करनी है। तो 2000 एंड का जो एंड है वो बेसिकली हमारे लिए ईयर का स्टार्ट है, और इससे हमने सारी कैलकुलेशन वो करनी है जिन पर हमारी एंट्रीज बेस करेंगी। तो वंस अगेन डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अब रिमेनिंग 5 ईयर्स की लाइफ पर 43.75 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, दैट इज़ 8.75। सेम वे में हमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी ओवर 5 ईयर्स ऑन दिस अमाउंट, तो वो आ जाती है 0.461। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट हमारे पास अब हमारी वैल्यू है 5.674 प्रोविजन की, और 12% इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे पास आ जाता है 0.681। और 31 मार्च को एस्टिमेट के चेंज से पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगी 35, 6.355, और रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आफ्टर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 1.843। अब यहाँ पर हमारा टेक्निकल पॉइंट आता है कि हमारा प्रोविजन में चेंज आ रहा है, और प्रोविजन में चेंज ये आ रहा है कि रेट चेंज नहीं हो रहा, लाइफ रिमेनिंग चेंज नहीं हो रही, अमाउंट का एस्टिमेट जो है वो चेंज हो रहा है। और वो अमाउंट का एस्टिमेट पहले 10 मिलियन का था, 14 मिलियन का, तो डेफिनेटली हमारी प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस एस्टिमेट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम 10 मिलियन पे कैलकुलेट कर रहे थे, वही 12%, 4 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ थी। अब हम 14 मिलियन पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 14 मिलियन से ये 10 मिलियन की जो कैलकुलेशन है, इसका जो डिफरेंस हमारे पास आएगा दैट इज़ 2.542। अब प्रोविजन इंक्रीज हुई तो प्रोविजन तो क्रेडिट हो गई। डेबिट हमें क्या करना है? डेबिट हमें करना है, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद है तो उसको डेबिट करके ख़त्म करेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कम है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मैक्सिमम जो कम हो सकता है वो 1.843 से हो सकता है। बाकी अमाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करनी पड़ेगी 0.699। तो 2.542 में से पहले आप रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस को लेकिन आप जीरो कर सकते हैं, उसको रिवर्स में नहीं लेकर जा सकते, और बाकी अमाउंट जो है वो फिर प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगी। इसके बाद हम सिंपली 31 मार्च 2011 की क्लोजिंग फिगर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फोकस करना है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फोकस करते हैं तो उसमें सिर्फ वो अकाउंटिंग एंट्रीज मांगी हुई हैं जो मार्च 31, 2011 की हैं, और 2010 तक की अगर एंट्रीज कोई हैं तो उनका कोई एरर करेक्शन वगैरह का इम्पैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो हम सिर्फ 2011 का डाटा अब अपने सामने रखेंगे और उसकी बेस पर जनरल एंट्रीज पास करेंगे, जो कि मार्च 31, 2011 ईयर एंड पर ही बेसिकली पास होनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और एस्टिमेट का चेंज सब कुछ ईयर एंड पर हो रहा है। सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी वो होगी डेप्रिसिएशन की। तो हम 8.75 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हम जो करेंगे वो होगी कि हमारी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो हमने ट्रांसफ़र करनी है रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। फिर हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, और इंटरेस्ट की एंट्री होगी फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। और फोर्थ एंट्री हमारी होगी जिसमें हमारा प्रोविजन का इंक्रीज हुआ है 2.542 से, लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर इम्पैक्ट 1.843 का, और प्रॉफिट और लॉस में जो इम्पैक्ट है वो 0.699 का। तो इन तीन अमाउंट्स की बेसिस पर हमारी थर्ड एंट्री होगी जिसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस को 1.843 से हम रिवर्स करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस में रिमेनिंग चार्ज कर देंगे 0.699, और प्रोविजन का टोटल इंक्रीज रिकॉर्ड कर देंगे 2.542 से। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने ये वाली जर्नल एंट्रीज पास करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।